नमस्कार। जब भी हम युद्ध या जंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सैनिकों की मौत, तबाह होते शहर, बेघर होते लोग, है ना? लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक ऐसा भी शिकार है जिसकी चीखें हम तक नहीं पहुंचती, और वो है हमारा पर्यावरण। तो आज हम इसी अनकहे अनदेखे पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी जंग की असली कीमत क्या होती है और उस कीमत में पर्यावरण का कितना बड़ा हिस्सा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, जैसे ही कोई जंग शुरू होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी बातें सब पीछे छूट जाती हैं। युद्ध का जो सबसे पहला और सीधा हमला होता है वो पर्यावरण पर ही होता है, और इसकी शुरुआत होती है जबरदस्त कार्बन एमिशन से। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। टैंक, फाइटर जेट्स, ये सब अंधाधुंध ईंधन फूंकते हैं। कभी कभी तो फौजी बढ़त के लिए पूरे के पूरे जंगल काट दिए जाते हैं। और ये जो हथियार और गोलियां बनती है ना, इनको बनाने की प्रक्रिया भी हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये सब मिलकर एक विशाल कार्बन बूटप्रिंट बनाते हैं, मतलब जमीन पर सेना के जूतों का वो निशान जो हमारे प्लेनेट पर तबाही की गहरी छाप छोड़ जाता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जब शांति होती है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जितना कार्बन एमिशन होता है, युद्ध के दौरान सिर्फ मिलिट्री एक्टिविटी से होने वाला एमिशन उससे कई गुना ज्यादा होता है। ये सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग को तेज करता है, और इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहता, बल्कि इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। लेकिन बात सिर्फ कार्बन एमिशंस पर खत्म नहीं होती। युद्ध का एक और बहुत ही भयानक पहलू है जो लड़ाई खत्म होने के सालों, दशकों बाद भी बना रहता है। ये एक ऐसी जहरीली विरासत है जो जमीन में, पानी में और आने वाली नस्लों की जिंदगी में घुल जाती है। जब कोई बम फटता है तो वो सिर्फ बिल्डिंगें नहीं तोड़ता। उस धमाके के बाद लेड और मरकरी जैसी भारी धातुएं और जहरीले केमिकल्स, वो सब मिट्टी और जमीन के पानी में घुल जाते हैं। इसी को केमिकल कंटैमिनेशन कहते हैं। ये जमीन को बंजर बना देता है और पानी को इतना जहरीला कि वो किसी धीमे जहर की तरह काम करने लगता है। इसका असर जरा वक्त के साथ देखिए। जंग के फौरन बाद जमीन पूरी तरह बंजर हो जाती है। 10 साल बाद भी उस मिट्टी में खेती करना नामुमकिन है, क्योंकि वो जहरीली है। और सोचिए, 50 साल बाद भी जमीन के नीचे का पानी इतना गंदा और खतरनाक रहता है कि उससे उन पीढ़ियों को भी खतरा होता है जिन्होंने कभी वो जंग देखी ही नहीं थी। ये एक ऐसा संकट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। और यहीं पर हम आज के समाज के सबसे बड़े विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन पर आते हैं। एक तरफ तो हम सब मिलकर एक साफ सुथरे, बेहतर प्लैनेट की बातें करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसी जंगों में उलझे हुए हैं जो उसी प्लैनेट को बर्बाद कर रही हैं, जिसे बचाने के हम दावे करते हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि असल में हम चाहते क्या हैं, विकास या विनाश? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी इंसानियत की प्राथमिकताओं पर, हमारी प्रायोरिटीज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। एक तरफ हमारे बड़े बड़े लक्ष्य हैं, एक हरा भरा स्वस्थ ग्रह, और दूसरी तरफ युद्ध की कड़वी सच्चाई, भयंकर प्रदूषण, रिसोर्सेज की बर्बादी और पर्यावरण की पूरी तरह से अनदेखी। ये हमारी कथनी और करनी के बीच का एक बहुत बड़ा फासला है, एक ऐसी खाई जिसे हम लगातार और गहरा करते जा रहे हैं। और राजनीतिक सच्चाई तो यही है। जब शांति का माहौल होता है तो पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जैसे ही जंग की नौबत आती है, देशों के बीच अपनी ताकत दिखाने की होड़ में पर्यावरण को सबसे पहले भुला दिया जाता है। लंबे समय की पर्यावरणीय सुरक्षा को छोटे समय के जियोपॉलिटिकल फायदों के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? हमें शांति की परिभाषा को बदलना होगा। ये समझना होगा कि शांति सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस प्लैनेट के जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। ये अब सिर्फ एक इंसानी मुद्दा नहीं, बल्कि एक पर्यावरणीय जरूरत बन चुका है। तो सबसे जरूरी बात यही है, शांति को सिर्फ इंसानी नजरिए से देखना अधूरा है। अगर हम अपने ग्रह को बचाना चाहते हैं तो हमें इन लड़ाइयों को रोकना होगा। पृथ्वी के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए शांति उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए सांस लेना। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए वो ये है कि हमारा और हमारे इस ग्रह का भविष्य एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। अगर ये धरती ही नहीं बची तो इंसानियत कहाँ बचेगी?